नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुकेंगे पहली खबर की ओर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच सरकार की उपलब्धियों और भारत की वैश्विक भूमिका पर विस्तार से बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में बीते कुछ साल देश के लिए तेज ग्रोथ और डेवलपमेंट के आसार हैं और जिससे समाज के हर वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मिडिल क्लास, गरीब, गांव, किसान, महिलाएं, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कृषि सहित सभी वर्गों की प्रगति को समाहित किया गया है। विपक्षी हंगामे पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में वरिष्ठ नेताओं की सेहत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान देकर दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बना। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कड़ी और बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और कम महंगाई के साथ तेज विकास एक दुर्लभ संयोजन है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश, आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है और हाई ग्रोथ। तो अब रुक करेंगे अगली खबर क्यों। संसद की गरिमा और सुरक्षा को लेकर आज लोकसभा से एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया। दरअसल सदन की कार्यवाही स्थगित होने से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल की घटनाओं पर बड़ा खुलासा किया। स्पीकर ने कहा कि देश ने देखा कि सदन के भीतर क्या कुछ हुआ, कैसे कुछ सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ओम बिरला के मुताबिक उन्हें पहले ही जानकारी मिल गई थी कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है,
इसी आशंका को देखते हुए हालात को नियंत्रण में रखने और किसी भी टकराव से बचने के लिए स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया। कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूंगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट। तो हरिद्वार में चल रहे समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के दूसरे दिन धार्मिक और राजनीतिक माहौल एक साथ देखने को मिला। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई वीवीआईपी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई। बड़ी संख्या में साधु संतों की मौजूदगी में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में संतों की भूमिका पर चर्चा की गई। यह 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन दिवंगत संत और भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मूर्ति स्थापना समारोह के तहत किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के जीवन को धर्म और समाज के लिए समर्पित बताते हुए उनके कार्यों को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी स्वामी के योगदान को अविस्मरणीय बताते हुए उनके विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्मधार प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करें। पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए, यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज विज्ञान भवन में देश की पहली सहकारिता आधारित राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का जो है औपचारिक शुभारंभ किया और इस सेवा का मकसद ड्राइवरों को सशक्त बनाना और निजी कंपनियों के विकल्प के रूप में एक सहकारी मंच उपलब्ध कराना है। इसमें ड्राइवर, जिन्हें सारथी कहा जाएगा, केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि सहकारी समिति के हिस्सेदार और मालिक भी होंगे। प्लेटफॉर्म जीरो कमीशन मॉडल पर काम करेगा, यानी किराए का पूरा 100% हिस्सा सीधे ड्राइवर को मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत ड्राइवर को 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारथी दीदी और बाइक दीदी जैसी पहल शुरू की गई और फिलहाल 150 से ज्यादा महिला ड्राइवर इस मंच से जुड़ चुकी हैं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे दूसरे साथी मंत्री श्रीमान मुरलीधर महल जी, सहकारिता सचिव श्री आशीष कुमार भूतानी जी, जयंत मेहता अध्यक्ष सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, श्री धारा वल्लभ जी सहकार टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारथियों के प्रतिनिधि के रूप में नामित है, श्री किशन पटनी सारथी प्रतिनिधि सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड पर, वो भी सारथियों के प्रतिनिधि है। आज उपस्थित सभी सहकारिता संस्थाओं से जुड़े हुए ढेर सारे सहकारी
अग्रणीगण, सहकारिता मंत्रालय और जिनके साथ समझौते हुए हैं वो 8 संस्थाओं से आए हुए सभी अधिकारीगण और भारत टैक्सी की आत्मा ऐसे मेरे सभी सारथी भाई बहनों का मैं आज यहां पर स्वागत। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समय सदन में सियासी माहौल गर्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का यह आरोप था कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। वॉकआउट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की नारेबाजी और वॉकआउट के बावजूद अपना संबोधन जारी रखा और सरकार के विकास कार्यों, आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का जिक्र किया। सदन में विपक्ष के बाहर जाने के बाद कार्रवाई चलती रही और इस घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद में बढ़ते राजनीतिक टकराव को उजागर किया है, जहां पर बड़े मुद्दों पर चर्चा के बीच विरोध और हंगामा लगातार सामने आ रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में सरकार की महत्वाकांक्षी जी राम जी योजना को लेकर मंगलवार को कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने योजना को जन विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जी राम जी योजना केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर इसका जनता से कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि योजना के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है और आम लोगों की मूल समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से इस योजना की समीक्षा करने और जनता के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस प्रदर्शन ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या महत्वाकांक्षी सरकारी योजना असल में जनता तक पहुंच पा रही है या नहीं। वहीं कोलकाता में विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा में पेश पश्चिम बंगाल सरकार के बजट की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे युवा और उद्योग विरोधी बताया और आरोप यह लगाया कि बजट में रोजगार योजनाओं या बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बजट खाली है, इसमें भारी उद्योगों के विकास या बंद फैक्ट्रियों को पुनः चालू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने ताजपुर बंदरगाह जैसी बड़ी परियोजना पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। अधिकारी ने यहां तक कहा कि यह बजट केवल 30 मिनट में तैयार किया गया लगता है और शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा और इसमें राज्य के दीर्घकालिक विकास का कोई विजन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। अगले महीने इसको 11,000 करोड़ कर्मचारी को देना पड़ेगा, पेंशनर्स को देना पड़ेगा 10,400 करोड़। ये सरकार पूरा इंस्टॉलमेंट है और मार्च महीने में पूरा डिजास्टर होगा। अब देख लेना, ये सब जो स्कीम चालू है ये इतना हालत खराब कर दिया, इकोनॉमिकल हालत। ये पूरा के पूरा जब DA 25% देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में, तब इनका हालत आप देख लेना। पूरा बजट नौकरी का कोई बात नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात नहीं है। 10 लाख से ज्यादा बंगाल सरकार का जो अपना एम्प्लॉयमेंट देने का मौका था उसका कोई टिप्पणी एक शब्द भी नहीं है। ये बजट बेकार हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का खिलाफ बजट है, इंडस्ट्री का खिलाफ बजट है। कोई एयरपोर्ट, रेलवे मार्ग, राजमार्ग, अच्छा हॉस्पिटल, क्या क्या हेल्थ सेक्टर में क्या करना, फार्मर्स के लिए क्या करना, और भी हमारा जो PM किसान का 7 रुपया जोड़ने, सब्सिडी देने का बाद, फर्टिलाइजर के में सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी का साथ इस सरकार का सब्सिडी, बेटी बहन का सुरक्षा का बाद। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने आज गुरु गोरखनाथ सेवा संस्थान और IMA अवध प्रांत द्वारा आयोजित मेडिकल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष मेडिकल बस अगले सप्ताह तक गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के आदिवासी इलाकों में जाकर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेगी। डॉक्टर इन इलाकों में मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सीधे मिलेगा। और इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी, बल्कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम समाज कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी और संस्थागत सहयोग का एक उदाहरण पेश करता है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एटा में राजकीय प्रदर्शनी में लगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्टॉल पर हो रही फूहड़ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो वायरल होते ही लोगों के होश उड़ गए। दरअसल वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डांस कर रही युवतियों पर खुलेआम पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इस दौरान एक महिला आक्रोशित हो जाती और वो एक युवक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। बताया जा रहा है कि यह मंच देर रात तक चलता है और यहां का माहौल बेखौफ और अनुचित गतिविधियों से भरा रहता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी इस फूहड़ कार्यक्रम पर निगरानी के बजाय इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन क्यों नजर नहीं आता, या फिर अगर नजर भी आता है तो फिर नजरअंदाज क्यों किया जाता है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी बिहार में इस फूहड़ता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन जहां पर प्रशासन की मौजूदगी हो वहां पर चीजों को इस तरह से नजरअंदाज किया जाए तो फिर वहां की महिला सुरक्षा, वहां की जीरो टॉलरेंस की नीति, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की जो सोच है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो साफ तौर पर झलकती है। हालांकि अगर प्रशासन वहां पर मौजूद है तो इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए, लेकिन डांस स्टॉल पर खुलेआम पैसे फेंके जा रहे हैं, फूहड़ता का नग्न नाच हो रहा है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो फिर यह घटना और यह पूरी तस्वीर यह सोचने पर विवश करती है कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है। कानून व्यवस्था का खुलेआम धज्जियां कैसे उड़ाया जा रहा है। और आप सोचिए इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जिन्हें आमतौर पर यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, ये कार्यक्रम पूरी रात चलते हैं और पूरी रात अभद्रता, फूहड़ता, अश्लीलता का जीता जागता उदाहरण भरे समाज में इस तरह की तस्वीरें आती हैं, देखने को मिलती है। यहां पर प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक ये सारे कार्यक्रम 10 बजे के बाद नहीं चलने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के नाच होते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और किसकी मौजूदगी में? प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में। जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े शिगुफे यहीं पर धराशायी हो जाते हैं। और ये जो फूहड़ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये एटा पुलिस के संज्ञान में आया, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये खिलखिलाते लोग, ये बदसलूकी करते हुए ये चेहरे, ये भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने वाले ये जुबान, ये शब्द, सब 19-20 है। लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में अगर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर सवाल खड़ा होगा। प्रशासन जिसे सवाल उठाना चाहिए, जिसे यह रोकना चाहिए, जिसे सब कुछ बंद कराना चाहिए, इस फूहड़ता को, इस अश्लीलता को, लेकिन प्रशासन इसका आनंद ले रहा है। इसलिए तमाम तरह के सवाल प्रशासन की कार्यशैली, प्रशासन की सोच समझ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में 4 दिन चले खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन में आज राहत की खबर आई। दरअसल राज्य सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री के विश्नोई ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी साधु संतों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल पेड़ों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। मंत्री ने बताया कि जल्द ही पेड़ों की कटाई को रोकने और संरक्षण के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा और जब तक यह कानून नहीं बनता तब तक खेजड़ी की कटाई पर रोक रहेगी। इस आश्वासन के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारियों को लिखित आदेश भी सौंपा। इस कदम के बाद अनशन को तोड़ दिया गया और आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्वक विरोध स्थगित कर दिया। तो अगली खबर हरदोई से है, जहां घर के बाहर खड़ी कार को आग लगाने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि आग लगी और वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में दहशत फैल गई। लोग घर से बाहर निकल आए। इस पूरी घटना को देखकर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक युवक बोतल में पेट्रोल भरकर कार में आग लगाकर वहां से चंपत हो गया, 9-2-11 हो गया, फरार हो गया। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ तौर पर देखा गया। हालांकि उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी सनी म्यूनी गांव का रहने वाला है और पुरानी दुश्मनी के चलते उसने इस तरह की हरकत की, इस घटना को अंजाम दिया। कुछ जानकारी उसके परिवार से भी मिली। पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ की। साथ ही घटनास्थल से मिले सबूतों और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई।
तो वहीं चंदौली में प्रभारी मंत्री संजय गौड़ चंदौली पहुंचे और बजट की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि यह बजट किसानों, नौजवानों और गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने बताया कि बजट में विजन 2047 के तहत लंबी अवधि के विकास और सभी वर्गों के लिए प्रावधान रखा गया है। हालांकि जब उनसे मिडिल क्लास परिवारों के लिए बजट की खास बातें पूछी गई तो फिर मंत्री ने मुख्य रूप से मेडिकल और चिकित्सा सुविधाओं की बातों को साझा किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और सदन में केवल हंगामा करना ही उनका मकसद है और वो वही करने सदन जाते हैं। भाई मोदी जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में जो अभी 26 का जो बजट आया है वह किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए और व्यापारियों के लिए, वो सभी के हित को देखते हुए बजट को बनाया गया है। किसानों को क्या लाभ है बजट से? इस बजट में किसानों को आय दुगना करने के लिए तमाम सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है जो इस बजट में। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल का ट्रांसफर सूची में हो गया है और जिसके बाद दीपक धारीवाल को क्षेत्रवासियों ने विदाई दी और पुष्पगुच्छ देकर यानी फूल देकर उनको सम्मानित किया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उनके नेतृत्व में कालसी थाना क्षेत्र में अपराध पर रोक लगी, अपराधियों के हौसले कम हुए और नशे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। वास्तव में दीपक धारीवाल के कार्यों को लोगों ने बहुत सराहना की, भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका योगदान न केवल पुलिस विभाग में बल्कि आम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। विदाई समारोह में क्षेत्रवासियों ने उनके कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें भावभीनी यानी पूरे हृदय पूर्वक उन्हें को वहां से विदाई दी। तो मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जहां उन्होंने राहुल गांधी का पुतला हाथों में लेकर नारेबाजी की और बाद में उसका दहन किया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस पार्टी होश में आओ जैसे नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि संसद में चुने गए नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके आचरण पर पूरी देश की नजर रहती है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रयुक्त अमर्यादित भाषा को निंदनीय बताया और इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि ऐसे विवादित बयान कांग्रेस की नकारात्मकता की राजनीति और समाज को बांटने की रणनीति को उजागर करते हैं। प्रदर्शन के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा जैसे सम्मानित सदन में जिस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखिए लोकसभा में हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और उनके आचरण, उनके व्यवहार को लेकर के जनता चलती है, सीखती है, समझती है। और हमारे बड़े नेता और हमारे जो छोटी जो पार्टियों को लीड करते हैं, ऐसे नेता अगर इस तरीके के अभद्र व्यवहार करेंगे संसद के अंदर तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और इस शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए नहीं, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए करा है, हर एक अल्पसंख्यक के लिए करा है। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं। अपशब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, क्योंकि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।